हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की। हम लोगों की तीसरी क्लास है। हम लोग दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बेसिक से क्वेश्चंस को समझा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसके पीवाईक्यू करे कुछ क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सेकंड क्लास की, उससे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए। लेकिन जो ये आज की तीसरी क्लास है बायोकेमिस्ट्री की, इसमें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रखे हुए। उसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे थोड़ा और डीपर में थ्योरी को लिया गया है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी और नॉलेज है बायोकेमिस्ट्री की, तो आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे भाई, अगर इन क्वेश्चंस को आप यहां पर करेंगे, जो भी आपको मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यहां पे कराऊंगा, उसकी डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन और थ्योरी जो कुछ है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे यहां पर क्लासेस को बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में करवाया जाता है। तो चलिए देखिएगा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन है, फास्फो प्रोटीन है, या फिर जो है बीन्स ओन प्रोटीन है, या न्यूक्लियो प्रोटीन है। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। सबसे पहले तो मेरे भाई ये बताइए कि जो मिल्क में प्रोटीन होती है, ये हमारा मिल्क है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती है कैसीन। ठीक, कौन होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। आप जानते हैं, अभी हमने इससे पहले डाइजेशन वाला जो है कुछ क्वेश्चन किए, उसमें ये चीज हमने बताई, और इससे पहले भी और भी कुछ जब क्वेश्चंस आए हैं तो वहां पर भी मैंने बताया है कि जो कैसीन प्रोटीन होती है मिल्क में, उसको जो है कौन सा जो एंजाइम है, कौन सा मेरे भाई एंजाइम है इस प्रोटीन को तोड़ता है? कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? इस कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किसमें? कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ देता है। ठीक है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कौन तोड़ देता है? रेनिन तोड़ देता है। यहां से ये बात आप समझ गए। अब मेरे भाई देखो, मैं आपको बताता हूं कि जो मिल्क प्रोटीन कैसीन होती है वो एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन है। कौन सी है? फास्फोप्रोटीन है। उसके अलावा एक बात हमें एक और बताइएगा आप, कि जो मिल्क है इसका कलर कैसा होता है? मिल्क का मेरे भाई कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है? व्हाइट होता है। ये व्हाइट कलर किसके कारण आता है मिल्क में? ठीक, अगर इस बार उन्होंने क्वेश्चंस में ये पूछा है कि कैसीन प्रोटीन जो है वो किस प्रकार की प्रोटीन है, तो एक प्रकार की प्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है। ठीक है, आप हमें ये बताइएगा कि जो मिल्क का कलर है व्हाइट, वो किसकी वजह से आता है? तो मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि जो मिल्क है उसमें जो है कैल्शियम कैसिनेट मिसल्स का क्या होता है? डिस्पर्सन हो जाता है। व्हाइट कलर आता है इनका ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ कैल्शियम कैसिनेट मिसल्स। अब कल की क्लास अगर आपने की है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के मैंने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए, अगर वो क्लास आपने की है तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि मिसल्स क्या होते हैं। ठीक, सेम ऐसे ही वही जो मिसल्स हमने बताया, तो हमने क्या बताया था डाइजेशन ऑफ फैट में? हमने मिसल्स भी बताया था और काइलोमाइक्रान भी बताया था। और वैसे ही यहीं पर जो है डिस्पर्सन होता है कैल्शियम कैसिनेट मिसल्स का मिल्क के अंदर। उसी के कारण मेरे भाई मिल्क का कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है। इसका मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला, एंजाइम जो पराक्सीडेज होता है इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ। किसके एस्टिमेशन में एंजाइम पराक्सीडेज का जो है उपयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज के, बिलरुबिन, यूरिया, या फिर क्रिएटिनिन? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर इतनी बार आप लोग कर चुके होंगे, आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं एक बात जैसे ही आपके सामने लिखूंगा, जीओडी और पीओडी मेथड किसके एस्टिमेशन के लिए किया जाता है, आप तुरंत बता देंगे कि ग्लूकोज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज के लिए करते हैं। अब देखो, आप हमें बताइए कि जो ग्लूकोज का एस्टिमेशन है वो किन किन मेथड से किया जा सकता है, समझ लेते हैं। ग्लूकोज एस्टिमेशन, ठीक, एक मेरे भाई पहला मेथड होता है जिसको मेरे भाई बोलते हैं रिडक्शन मेथड।
दूसरा होता है कंडेंसेशन मेथड, और तीसरा होता है अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंजाइम परऑक्सीडेज। क्या लिखा हुआ है, एंजाइम परऑक्सीडेज। इससे ही आप समझ सकते हैं कि जो तीसरा मेथड है, एक मेथड होता है एंजाइमेटिक मेथड, ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड होता है। और इसी मेथड के अंतर्गत मेरे भाई आता है जीओडी और पीओडी मेथड, जीओडी और पीओडी मेथड। एक और इसमें टेस्ट करते हैं, बोलते हैं हेक्सोकाइनेज मेथड। कौन सा, हेक्सोकाइनेज मेथड। यहां से ये बात समझ गए कि तीन तरीके से ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर सकते हैं। एक तो रिडक्शन मेथड होता है, एक कंडेंसेशन मेथड होता है, तीसरा एंजाइमेटिक मेथड होता है जिसके अंतर्गत जीओडी और पीओडी आता है, और दूसरा क्या होता है, हेक्सोकाइनेज मेथड होता है। आप मेरे भाई ये बताएंगे क्या कि जो जीओडी पीओडी मेथड होता है, ठीक, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज जो मेथड होता है, इसमें जब आप देखेंगे कि ग्लूकोज की रिएक्शन होती है जीओडी के साथ में, तो ये मेरे भाई ग्लूकोनिक एसिड में बदल जाता है। फिर उसके बाद में ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2 हो जाता है। फिर H2O2 की रिएक्शन किसके साथ में होती है, पीओडी के साथ में होती है, तब वो H2O और O में टूट जाता है। देन उसके बाद आप जानते हैं कि पिंक कलर आता है, और उसी को क्या करते हैं, मशीन रहती है उसमें एस्टिमेशन कर लेते हैं। ये तरीका होता है। चाहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। बात मेरे भाई ये है कि जैसे ग्लूकोज है और ग्लूकोज की रिएक्शन हुई जीओडी के साथ में, जीओडी के साथ में, तो ग्लूकोज मेरे भाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज मेरे भाई कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2 में, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में H2O2 इसके साथ में कौन रिएक्ट करता है, पीओडी रिएक्ट करता है। और जब ये पीओडी रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तब H2O और नेसेंट ऑक्सीजन आती है। फिर नेसेंट ऑक्सीजन O प्लस 4 अमीनो एंटीपायरीन प्लस फिनॉल, ठीक है। इसके बाद में पिंक कलर का जो है सॉल्यूशन बन जाता है, और उसी को क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शन। ये भी यहां से अगर पूछा जाए भविष्य में कि भाई जब ग्लूकोज की जीओडी के साथ में रिएक्शन होती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप बता सकते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड प्लस H2O2 में टूट जाता है। H2O2 की पीओडी के साथ में रिएक्शन होती है तो H2O प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन बचती है, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हेरिडिटी फ्रक्टोज। हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। क्या कह रहे हैं, आपने ग्लूकोज सुना, आपने फ्रक्टोज सुना। अगर फ्रक्टोज का जो इंटॉलरेंस हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ एल्डोज ए, एल्डोज बी, एल्डोज सी, या फिर ऑल ऑप्शन। आपको ये बताना है। पहले तो ये बताइए कि ग्लूकोज, ये जो फ्रक्टोज है ये पाया किस में जाता है, फ्रक्टोज पाया किस में जाता है। फ्रक्टोज मेरे भाई जैसे हनी हो गया, मोस्टली फ्रूट जो होते हैं, फ्रूट में, या फिर आपने फ्रूट का जूस पी लिया उसमें, ठीक, ये इन सभी में क्या है, फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि फ्रक्टोज जो है मेरे भाई कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ग्लूकोज आप मेरे भाई बताइए किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ग्लूकोज कंट्रोल होता है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। सेम वही फ्रक्टोज भी किसके द्वारा कंट्रोल होगा, पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, तो फ्रक्टोज भी मेरे भाई कंट्रोल होता है इंसुलिन के द्वारा। अब ये इंसुलिन निकलता कहां से है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये इंसुलिन मेरे भाई कहां से निकलता है, ये निकलता है पैनक्रियास से, ठीक। ये बात यहां तक हो गई। अब आगे समझते हैं कि एल्डोज ए, एल्डोज बी, एल्डोज सी, ये सब क्या है। इतना तो समझ गए कि फ्रक्टोज पाया किसमें जाता है, फ्रक्टोज को कंट्रोल कौन करता है। अब यहां पर कह रहे हैं हेरिडिटी
फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं, ठीक, जैसे हमने किसी चीज का इंटेक किया, कभी कभी आपने देखा है कि किसी को क्या होता है, दूध नहीं सूट करता है, वो जैसे ही दूध पीता है क्या होता है, उसको उल्टी हो जाती है, ठीक। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति को इंटॉलरेंस हो गया है उसके प्रति, जैसे किसी ने मीठा खा लिया, उसको दिक्कत हो गई, वो उसकी बॉडी उसके प्रति इंटॉलरेंस हो गई है, इसी चीज को हम लोग इंटॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। आइए समझते हैं कि जो हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है वो कैसे जो है क्या होता है, इसके पीछे का प्रोसेस समझते हैं। देखो मेरे भाई, फ्रक्टोज हमारी बॉडी के अंदर आया, ठीक, फ्रक्टोज हमने लिया, अब ये फ्रक्टोज जो है मेरे भाई कन्वर्ट होता है किसमें, फ्रक्टोज 1 फास्फेट में, ठीक है, ये फ्रक्टोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद में मेरे भाई क्या होता है, ये फ्रक्टोज 1 फास्फेट से ये मेरे भाई टूटता है इधर ग्लिसरल्डिहाइड में, ग्लिसरल्डिहाइड में और एनएडीपी में, ये इधर टूट जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर आप देखोगे कि फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1 फास्फेट में जब कन्वर्ट होता है तब यहां पर जो है एंजाइम काम करता है फ्रक्टोकाइनेज, क्या, फ्रक्टोकाइनेज। अब इधर जब फ्रक्टोज 1 फास्फेट ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तब मेरे भाई एंजाइम काम करता है एल्डोज बी, क्या काम करता है, एल्डोज बी काम करता है, ठीक है, एल्डोज बी हो गया। अब मेरे भाई अगर इस एल्डोज बी की कमी हो जाएगी, क्या कह रहे हैं, अगर इस एल्डोज बी की कमी हो जाएगी तो बॉडी में किसका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा। अब एल्डोज बी की कमी हो गई तो यानी फ्रक्टोज 1 फास्फेट जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, बॉडी में ज्यादा कौन हो जाएगा, फ्रक्टोज 1 फास्फेट, क्योंकि जब एल्डोज बी नहीं होगा तो फ्रक्टोज 1 फास्फेट ग्लिसरल्डिहाइड और एनएडीपी में कैसे टूट पाएगा, ठीक है, बात को समझ गए। अगर मेरे भाई एल्डोज बी की कमी हो जाएगी तो बॉडी में फ्रक्टोज 1 फास्फेट अधिक मात्रा में पाया जाएगा, और यही क्या है, यही मेरे भाई क्या है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक, क्या है, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस है। अगर मेरे भाई बॉडी में फ्रक्टोज 1 फास्फेट की अधिकता हो जाएगी यानी एक्यूमुलेशन हो जाएगा, क्या कह रहे हैं कि अगर फ्रक्टोज 1 फास्फेट का बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे, एक तो वोमिटिंग हो जाएगी, वोमिटिंग दिखेगी, उल्टी, ठीक, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया दिखेगा, क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ये चीज हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एचएमपी संट, एचएमपी संट अकर इन ऑल ऑर्गन, एचएमपी संट जो है वो अकर इन ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट, किनको छोड़कर, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एक तो हमारे गोनैड्स हो गए, दूसरा लीवर है, एडिपोज टिश्यू है, या फिर ब्रेन है, ठीक है। पहले तो मेरे भाई मैं हमेशा इतनी क्लासेस, हमने 20 तक क्लासेस की यूट्यूब पर, आपने ये देखा होगा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है, ऑलवेज हमेशा हमेशा मैंने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म को आपका उसका डिटेल में जो है कि उसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एज इट इज पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होगा, पेपर होगा, उसमें एक ना एक फुल फॉर्म जरूर आया हुआ होता है, हो सकता है यही हो। तो एचएमपी संट फुल फॉर्म क्या है इसका, पहले तो ये समझते हैं, ठीक। एचएमपी है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, ठीक, ये इसका फुल फॉर्म हो गया एचएमपी का, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट हो गया। दूसरा मेरे भाई इसको कहते हैं ट्रिपल पी, क्या बोलते हैं इसको, इसको आर बोला जाता है, ट्रिपल पी। अब ये ट्रिपल पी क्या क्या है फुल फॉर्म, ये भी जानना जरूरी है, ये ट्रिपल पी क्या है। तो मेरे भाई ट्रिपल पी होता है पेंटोज फास्फेट पाथवे, ठीक, ये तो इसके क्या हो गए, ये दूसरा नाम हो गया।
और ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एचएमपी संट को मेरे भाई पीपीपी बोला जाता है, पेंटोज फास्फेट पाथवे, और एचएमपी संट को हेक्सोज मोनोफास्फेट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपको ये बताना है कि ये सभी ऑर्गन में चलता है। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक में नहीं चलता है। ये एचएमपी संट होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। ये मेरे भाई एचएमपी जो संट होता है ये प्रोड्यूस करता है 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एक तो प्रोड्यूस करता है पेंटोज, दूसरा प्रोड्यूस करता है एनएडीपीएच। सुनो, 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है एक होता है पेंटोज और दूसरा होता है एनएडीपीएच। ठीक, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रयोग यूज वो करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये चलता कहां कहां है इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है, आपको बताते हैं, कभी इसके बाद आप भूलेंगे नहीं। टेल याद रखिएगा, टेल मींस पूंछ। टेल याद रखेंगे, टी ए एल और ई। ठीक, ये अगर आपने याद कर लिया, याद करना ही नहीं हो गया याद। अब इसमें कुछ याद करना है क्या? टी से होता है टेस्टिस, ए से हो गया एडिपोज टिश्यू, और भाई एल से क्या हो जाएगा? लीवर हो गया, और फिर आता है ई, ई से क्या हो जाएगा? इरेथ्रोसाइट। ठीक, अब यहां से आप देखिए टेस्टिस, एडिपोज, लीवर, इरेथ्रोसाइट, यानी गोनैड्स इसमें भी चलती है, लीवर में भी चलती है, एडिपोज टिश्यू में भी चलता है एचएमपी संट। तो बचता क्या है? डी ऑप्शन आपके सामने बचता है, ब्रेन। ब्रेन में एचएमपी संट जो है नहीं चलता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो यहां से एक एक और नाम याद रखोगे आप, एल से लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड, और एडिपोज से भी मेरे भाई याद रखोगे ए से एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, बस इतना ही आप याद रखेंगे, यहां से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको कैसे मैं क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूं? आप ये देखेंगे कि सारे के सारे आपके ही सिलेबस के क्वेश्चन हैं, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन कराता था, बेसिक क्वेश्चन जिनको कहते थे कि जिनको मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जाते थे, और वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी को आने चाहिए थे, उनमें हम लोग डिटेल में क्या है समझते थे चीजों को। और अब हम 20-25 क्लासेस कर चुके हैं, तो उसके बाद आप लोगों के भी कमेंट आते थे कि थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए। ठीक है, तो मेरे भाई थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ है, और बायोकेमिस्ट्री वैसे भी आप लोगों ने एक बार भी नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि कमेंट पूरा भरा पड़ा है कि बायोकेमिस्ट्री 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 बायोकेमिस्ट्री। तो मेरे भाई ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर जो चीजें हैं आप ऐसे पॉइंट वाइज ही कॉपी में लिखिएगा, जैसा यह आपको नोट्स यहां पर है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा देंगे, लेकिन एक बार इसको कॉपी में लिखिएगा। जैसे ये पहली बार आपके सामने एचएमपी संट आया, तो इसके बारे में आप इतना समझ लिया, इसको हेक्सोज मोनोफास्फेट संट बोलते हैं, इसको एक और नाम देते हैं पीपी बोलते हैं, क्योंकि पेंटोज फास्फेट पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। इसका जो है जब एचएमपी संट चलता है तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एक तो पेंटोज और दूसरा एनएडीपीएच। ठीक है, ये जो है किन किन आर्गन में चलता है, यहां पर आपने टेल से आर्गन के नाम भी याद कर लिए। अब बात यहां पर यह आती है कि एचएमपी संट पूरा डिटेल में नहीं आपसे पूछा जाएगा कि जो पूरी प्रोसेस है आप वो बताइए। ठीक, इतना आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितना आपके सिलेबस में है वो यहां पर मैंने कवर करा दिया। इसके बाद में हम इससे क्या होगा, इससे आपने थोड़ी थोड़ी ये चीजें समझ ली कि बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो हम लोग एचएमपी संट भी उसमें होता है वो भी देखेंगे। उसके अलावा फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में भी समझेंगे, और जबकि यहां आप देखोगे कि फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने बता दी। यही हम लोग बायोकेमिस्ट्री में क्या है, थोड़ा सा ये है कि हेडिंग रहेगी, क्वेश्चन नहीं रहेगा पूरा एकदम डिटेल में, थोड़ा बहुत थ्योरी भी लिखी रहेगी, वो हम करा देंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू जो आपके दिमाग में डेटा जाएगा वो थोड़ा जल्दी अच्छे से बैठ जाएगा। अभी मैं पूरा डेटा एक साथ लेके आ जाऊं और वो करा दूं आपको, अभी 3-4 क्लासेस कर लीजिए, फिर उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री की कंप्लीट मैराथन, जैसे हिस्टो की हमने करी वैसे ही हम लोगों ने साइटो की करी। बेहतरीन रिस्पांस आपका रहा है साइटो का, जो मैंने अभी 7 दिन हुआ होगा आप लोगों को दिया है। साइटो एक बार जरूर देखिएगा,
1 घंटे 50 मिनट की क्लास है या 40 मिनट की क्लास है, कंप्लीट साइटोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है। कंप्लीट साइटोलॉजी का मतलब कंप्लीट, फ्री का मतलब ये मत समझिएगा कि उसमें कंटेंट नहीं है, कि 20 मिनट में हमने साइटोलॉजी खत्म कर दी। कहीं भी पूरे यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे साइटोलॉजी 1 घंटे 40 मिनट की नहीं मिलेगी। और वो साइटोलॉजी जितनी स्पीड में मैंने वहां पर बोल के आपको चीजों को बताया है, अगर उसको जो है धीरे धीरे स्लोली स्लोली चीजों को बताया जाता तो वो कम से कम 2.5 घंटे की क्लास होती। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर करिएगा और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, पड़ी हुई है फ्री ऑफ कास्ट, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं भी किसी दोस्त शेयर यार जो भी हो सबको शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन में भी देखो सारा कुछ मैंने समझाया, ठीक, चारों ऑप्शन हमने आपको क्लियर करवाए। आगे चलिएगा, ये एंजाइम परऑक्सीडेज की बात करोगे तो देखो मेरे भाई, यहां पर मैंने बात की जीओडी पीओडी हेक्सोकाइनेज एंजाइमेटिक मेथड पूछा गया था, मैंने आपको रिडक्शन कंडेंसेशन सारा कुछ बताया। ठीक, तो यहां से आप जो भी हैं अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा और आपको इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर क्लास को करवा देंगे। कोई बात आप ये मत सोचिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं तो आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। आप थ्योरी की क्लासेस दो हमारी कर लीजिएगा, एक हिस्टोपैथोलॉजी की कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर हिस्टोपैथोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल, और दूसरी क्लास सर्च कीजिएगा साइटोपैथोलॉजी या साइटोलॉजी बाय मनीष भाई पटेल। आपको बेहतरीन जो दो क्लासेस मिले उनको करने के बाद आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जो फ्री क्लासेस जो यहाँ पर दी गई हैं कहीं आपको अवेलेबल हैं। अगर आपने पेड भी ले रखा हो तो भी आप बताइएगा कि हाँ, कि आपका कंटेंट 99 है, जो पेड में है वो 100 है, आपका कंटेंट 99। इस बात का मैं दावा करता हूं आप 99 नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा कि क्वेश्चन है कार्डियोलाइपिन। जो कार्डियोलाइपिन है इज फाउंड इन, कहां पर पाया जाता है? ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है न्यूक्लियस में, तीसरा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चौथा है राइबोसोम में। जब बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही टॉपिक आपको सेल पढ़ाया जाएगा। ठीक, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें जो है उसके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनिल रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे रिलेट किया हुआ है क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है। कार्डियोलाइपिन जो है वो कहां पाया जाता है? देखो मेरे भाई, ये पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट है। आगे सुनिएगा, जो कार्डियोलाइपिन होता है फर्स्ट जो है सबसे पहले मेरे भाई आइसोलेट किया गया था इन हार्ट मसल। ठीक, सबसे पहले कहां आइसोलेट हुआ था? सबसे पहले हार्ट मसल में आइसोलेट किया गया था। पहली बात ये याद रखेंगे। दूसरी बात मेरे भाई यहां से ये भी याद रखेंगे कि जो कार्डियोलाइपिन होता है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेरे भाई फॉर द इनर माइट्रोकॉन्ड्रिया। और जब ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द इनर माइट्रोकॉन्ड्रिया तो ये क्या करता होगा? यानी ये इंपॉर्टेंट है फॉर माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन। सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन, कि ये माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बात हो गई। आगे देखिएगा, जो कार्डियोलाइपिन होता है के पास जो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है। एंटीजेनिक क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ठीक, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, सारा कुछ हमने बता दिया। सबसे पहले जो है कार्डियोलाइपिन मेरे भाई ढूंढा गया था, आइसोलेट हुआ था हार्ट मसल में, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर द इनर माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्यों? अब ये इंपॉर्टेंट है इनर माइट्रोकॉन्ड्रिया के लिए तो इसका मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट फॉर द माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए भी है। और कार्डियोलाइपिन जो होता है वो एंटीजेनिक इसके पास क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ए ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है मेरा भाई अगला, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। कह रहे हैं कि फॉर्मेशन है कीटोन बॉडी टेक्स प्लेस। कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कहां होता है? ए ऑप्शन है हार्ट में, दूसरा है लीवर में, तीसरा है लंग्स में, डी ऑप्शन आपके सामने है गाल ब्लैडर में। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करा चुका हूं। आप लोग जानते हैं कि जो कीटोन बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो मेरे भाई कहां होता है? लीवर में होता है। सुनिएगा अभी। अब मेरे भाई ये बताओ कि ये कीटोन बॉडी आते कहां से हैं? तो मेरे भाई सुनो, जो फैट है, फैट का इनकम्प्लीट फैट इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म,
फैट के इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं कीटोन बॉडी। प्रोड्यूस या प्रोडक्ट कह दें कि प्रोडक्ट है कीटोन बॉडी। ठीक, बात को समझे। अब ये कीटोन बॉडी यूरिन में मेनली आपको 3 दिखेंगे। कौन कौन दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। जब आप लोग कीटोन बॉडी का टेस्ट करेंगे तो वहां पर यही पूछा जाता है कि कीटोन बॉडी आपसे जब एग्जामिनर पूछेगा, अगर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो कीटोन बॉडी का लिए आप टेस्ट लगा रहे हैं तो मेरे भाई ये कीटोन बॉडी है क्या। तब आप क्या बताएंगे, तब मेरे भाई यही बोलेंगे कि जो फैट का इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म है उसका जो है ये प्रोडक्ट होते हैं कीटोन बॉडी, और हमारे यूरिन में मेनली 3 पाए जाते हैं, मतलब एक्सक्रीट होते हैं। पहले की बात करोगे तो होता है एसीटोन, दूसरा एसीटो एसिटिक, तीसरे की बात करोगे तो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट। ठीक, ये 3 जो है यूरिन में आपको एक्सक्रीट होते मिल जाएंगे। एसीटोन की बात करोगे तो 2%, ठीक, सबसे कम। एसिटोएस्टिक 20% के आसपास, और बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट 78% के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि फैट का इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट कौन है, कीटोन बॉडी है। यूरिन में आपको एसीटोन, एसिटोएस्टिक, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट, ये 3 क्या है यूरिन में आपको कीटोन बॉडी मिल जाएंगे। ठीक, सबसे अधिक मात्रा में बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट मिलेगा आपको। अब बताइए मेरे भाई, कीटोन बॉडी के लिए, कीटोन बॉडी के लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि कीटोन बॉडी के लिए टेस्ट कौन कौन से करते हैं। ठीक, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है, कीटोन बॉडी के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं आप लोग, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बताइए, आपसे मैंने जब डाइजेशन वाली क्लास कराई थी या फिर एक और क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपसे बोला था, जिसमें जो है एनर्जी लेवल पूछा गया था कि किससे हमें सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से या प्रोटीन से। तब मैंने वहां पर आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख के बताई थी कि 8 किलोग्राम के आसपास में, किलोग्राम कैलोरी के आसपास में जो है फैट से आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, ये हमने आपको बताया था। और फैट का जो है, चाहे वो आपका फैट का प्रयोग एनर्जी के लिए कौन करता है, जैसे आपकी स्केलेटन मसल हो गई, हार्ट मसल हो गई, ये क्या है, एनर्जी के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है ऑल कंपोनेंट ऑफ पीसीआर, ऑल कंपोनेंट ऑफ पीसीआर एक्सेप्ट, यानी छोड़कर जो 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं, यानी 3 चीजें पीसीआर के पार्ट है, और एक ऐसा है जो पीसीआर का पार्ट नहीं है। पहला देखते हैं, प्राइमर की बात कर रहा है, दूसरा है रिस्ट्रक्शन एंजाइम की बात कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। हर बार की तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है, यहीं पर लिख देते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या है, पीसीआर का फुल फॉर्म हो गया। अब पीसीआर का प्रयोग क्या होता है, क्यों करते हैं पीसीआर, या पीसीआर है क्या। पीसीआर होता है एम्प्लीफाई करने के, डीएनए का जो है पार्ट को एम्प्लीफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं पीसीआर का। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सुनो, टू एम्प्लीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाई करने के लिए पीसीआर का प्रयोग करते हैं। एम्प्लीफायर सुना है कि साउंड को बढ़ा दे, ठीक, कम साउंड को एम्प्लीफायर लगा के साउंड को बढ़ा दिया जाना। ऐसे ही पीसीआर क्या करता है, जो आपका इच्छा का डीएनए है, जो डीएनए का इच्छित, जो आपकी इच्छा का सीक्वेंस है, उसकी कई मल्टीपल कॉपी बना देना। ठीक, समझ पा रहे हैं आप बात को। जैसे आपके पास 500 का नोट है, आपकी 500, 100, 200, 50, ठीक, ऐसे नोट हैं, तो आपकी इच्छा है कि 500 की नोट की कॉपी बन जाए, मजा आ जाए। तो सेम ये है
कि पीसीआर क्या करता है, कॉपी बना देता है जो आपका डीएनए सीक्वेंस इच्छा का है कि इसको आपको कॉपी बनाना है, तो मल्टीपल कॉपी क्या कर देता है, बना देता है पीसीआर। ठीक है, तो यहां पर पीसीआर बताया टू एम्पलीफाई द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, और क्या होती हैं, बन जाती हैं क्रिएट मैनी या मल्टीपल कॉपी। ठीक, ये बात हो गई पीसीआर की। अब पीसीआर जब होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं, सुनना, जो पीसीआर होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंड तीसरा स्टेप। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन का, डीनेचुरेशन का। दूसरा स्टेप होता है एनिलिंग का, ठीक, और तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन का। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, डीएनए को क्या किया जाता है, डीनेचर्ड कर दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद एनिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बुनना होता है दोनों तरफ से, और एक्सटेंशन का मतलब क्या है, उसकी जो है मल्टीपल कॉपी मतलब बनती हुई चली जाती है। ऐसे हम 1 सेकंड में आपको बताते हैं, उसका डिटेल नहीं बताएंगे, बस केवल आपको डायग्राम से दिखाना चाहते हैं। आप ये देखिए, जैसे ये क्या है, ये आपका पहला स्टेप है डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन क्या होता है, डीएनए को खोला जाता है, समझ लीजिए। ठीक, एनिलिंग में क्या होता है, एनिलिंग में ऐसे डीएनए है और इस पर क्या होता है, ऐसे प्राइमर आके आगे आगे इस साइड से ऐसे प्राइमर लग जाएंगे और इस साइड में भी ऐसे प्राइमर आ जाता है और कॉपी बनना शुरू हो जाता है। ठीक, ये और ये, ठीक है, और ये प्राइमर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं पूरा। ठीक, ऐसे अलग अलग डीएनए बनना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये 3 स्टेप होते हैं, पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनिलिंग और तीसरा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। अब सुनो मेरे भाई, 3 स्टेप भी बता दिए। अब कहोगे कि अब इसको कंप्लीट नहीं बताएंगे, स्टेप बताया मैंने। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया प्राइमर, तो प्राइमर भी पीसीआर का पार्ट है, इसका भी प्रयोग होता है। डीएनए पॉलीमरेज देखोगे, ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। और उसी एंजाइम में बात करोगे तो ये टैग पॉलीमरेज होता है। ठीक, ये टैग पॉलीमरेज होता है जो टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर सहने की क्षमता ज्यादा होती है, इसी का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर बेस्ड यहां पर काम होते हैं। पहले डीनेचर करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहता है, फिर उसके बाद में कम होता है, फिर उसके बाद में इसमें एक्सटेंशन में भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है। ये एक प्रकार का ही क्या है, टैग पॉलीमरेज एक प्रकार का एंजाइम है। तो ये तीनों चीजें क्या है मेरे भाई, पीसीआर में यूज आती हैं। और ये बचता है मेरे भाई रेक्सटेंशन एंजाइम। रेक्सटेंशन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को स्पेसिफिक जगह से काटने का काम करता है। जैसे रेक्सटेंशन एंडोन्यूक्लियस का नाम सुना होगा, तो ये क्या होता है, रेक्सटेंशन जहां से जो स्पेसिफिक पार्ट आपको काटना होता है तो ये काटने का काम करता है, ये इसमें नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, बस केवल मेन मोटो है हमारा कि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में बैठ जाएं कि पीसीआर क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, डीएनए का डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। पीसीआर एम्पलीफाई करने में प्रयोग होता है, डीएनए के सीक्वेंस में मल्टीपल कॉपी बनाई जा सकती हैं, इसमें प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज का प्रयोग होता है। रेक्सटेंशन जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक जगह से काटने के काम आता है। सारी चीजें हमने आपको बता दी। और अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो मेरे भाई यहां से ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि हमको चीजें नहीं आएंगी, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। अगर मेहनत आपको पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो मैं बार बार आपसे कहूंगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो इतना तो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है RFLP। RFLP स्टैंड फॉर, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन ही मैंने गलत किया है, RFLP। ठीक, तो इसका सबसे पहले तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको बताते हैं। आपको प्रोनाउंसिएशन ही इसका जो है पहले समझिएगा, क्या बोलना है इसको, रिफ लिप्स, क्या बोलना है, ये लिखा हुआ है रिफ लिप्स। ठीक, समझे, ये बोलना है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड फ्रक्टोज लॉन्ग प्रोटीन, रेक्सटेंशन फिलामेंट लेंथ प्रोटीनूरिया, रेक्सटेंशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका डी ऑप्शन मेरे भाई राइट है, रेक्सटेंशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये रिफ लिप्स है क्या, ये है क्या। आपने मेरे भाई
जब आप 12th में थे, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो बायोटेक्नोलॉजी, 12th में बायोटेक्नोलॉजी वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आपने कहीं पर ये चीजें पढ़ी थी, VNTRs, ठीक, कहीं पर पढ़ा था क्या? तो ये चीज अब आप भाई DMLT डिप्लोमा किया हुआ है, BMLT किया हुआ है, तो थोड़ी सी चीजें तो आपको लिए बढ़ जाएंगी। तब वहां पर आपने VNTR विंटर्स, ठीक, ऐसे ही STRS, ऐसे ही एक SNPS, ये क्या है? ये सब DNA मार्कर हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे आप ये देखोगे, और ये यहां पर जो मैंने 3 लिखे हैं, ये क्या है? DNA मार्कर है। क्या है? DNA मार्कर है। ये आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक, किसका है? बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये वहां से आपसे पूछा गया है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी भी मेरे भाई आपके सिलेबस में है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है? डीएनए मार्कर्स हैं। डीएनए मार्कर्स क्या होते हैं आपको बताना है, यहीं से समझ लेते हैं। बार बार ये नहीं कि जब हम भाई वो पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी तब आपको बताएंगे, नहीं मेरे भाई, अभी समझो। डीएनए मार्कर वो होते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होते हैं, और उसके अलावा डिजीज का पता लगाने में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो क्या बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? ठीक, इनमें क्या होता है? इनमें जो है मेरे भाई डीएनए मार्कर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां से इतना आप समझ गए। आप लोग हमें VNTRS, STRS, विंटर्स इसको बोलते हैं, STRS और SNPS, इनका आपको फुल फॉर्म हमें बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको जरूर लिखिएगा। हमने आपको रिफ लिप्स का प्रोनाउंसिएशन बता दिया है, इसको प्रोनाउंसिएशन, और इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, रिस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और डिसीज डायग्नोसिस, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका इसका और इसका फुल फॉर्म आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का इंड प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, या फिर क्रिएटिनिन है। 10 बार आपको बता चुके हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज आपको नहीं बताएंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग जो देख रहे होंगे मेरे भाई, ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है। क्लास हो जाने के बाद ये आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन आप मेरे भाई हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो आपका ब्रेन जो है लेफ्ट राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट वाला एक्टिव रहता है और आपको चीजें याद बनी रहती हैं, ठीक है। तो इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, देखो मेरे भाई, प्रोटीन, आपने ली दाल खाई, आपकी बॉडी में गई, और अब प्रोटीन को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन एज इट इज तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगी, तो हमारी बॉडी क्या करती है? इसको तोड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में। किसमें? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। और यही अमीनो एसिड क्या है? यही तो यूनिट है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे मिलकर किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक, यही तो इकाई है। अब मेरे भाई क्या पूछ रहा है? इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब अमीनो एसिड में आप जानते हैं क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन मेरे भाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये नाइट्रोजन बदल जाता है अमोनिया में, NH3 में। जब ये NH3 में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा भाई लीवर, मेरा भाई कौन? लीवर, इसी के पास सब ठेका रहता है कि ये हमारा लीवर हो गया। ये लीवर क्या करता है? इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है मेरे भाई यूरिया में। किसमें? यूरिया में। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक है। क्या है? टॉक्सिक है। और यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक है, ठीक। और डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम मेरे भाई कौन करता है? ये अपना प्यारा आर्गन लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है, ठीक। यहां से आप बात को समझ गए।
आप यहां से एक चीज समझे कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? लीवर करता है। अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक होती है, लीवर उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है और उसको यूरिया में बदल देता है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्रोमोसोमल स्टडी इज बेस्ट डन इन। क्रोमोसोमल की अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो बेस्ट होती है डन इन किसमें? मेटाफेज में, टीलोफेज में, प्रोफेज में, पोस्टफेज में। अब ये जो मैंने आपसे कहा था कि जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो चैप्टर है सेल। जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर सेल साइकिल आती है, यानी जब सेल का विभाजन होता है तो सेल का जब विभाजन होता है तो वहीं पर बहुत सारे स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उनमें से आपको बताना रहता है कि किस फेज में क्या कैसा दिखता है। तो अगर आपको बेहतरीन क्रोमोसोम किस फेज में दिखेंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिवीजन के बारे में समझ लेते हैं, सेल डिवीजन के बारे में। कंप्लीट तो बहुत बड़ा है क्योंकि वो चैप्टर में ही सारी चीजें कवर हो पाएंगी, और ये आपका जो है सेल डिवीजन, सेल वाला पार्ट आपके फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेल का कितना कुछ समझ सकते हैं। यहां पर जो हमारी सेल होती है इसका डिवीजन करवाने वाले हैं सेल डिवीजन। ठीक, अब इस सेल डिवीजन से पहले आप घर की बात करते हैं। ठीक, थोड़ा घर का माहौल लेते हैं, चीजों को समझ में आता है। सबसे पहले आपने देखा होगा किसी के घर में बंटवारा हो रहा होगा, तो किसका होता है, किस चीज का बंटवारा होता है? बताइए किस चीज का बंटवारा होता है? तो आप देखेंगे कि बंटवारा किस चीज का होता है, कि आपका घर है, किसी का भी है, जब आप देखेंगे कि बंटवारा हो रहा होता है तो सबसे पहले उनकी भाई जमीन का बंटवारा हो रहा होता है। ठीक, कि 5 बीघा मेरी रहेगी, 5 बीघा आपकी रहेगी, जमीन का बंटवारा होता है। फिर उसके साथ में अगर आपने देखा होगा कि सोना चांदी है उसका भी बंटवारा होगा। ठीक भाई, 5-5 किलो है, 2 भाई हैं तो 2.5-2.5 किलो एक आ जाएगा। ठीक, तो इसका भी बंटवारा होगा। फिर उसके बाद में बंटवारा होता है कि भाई चलो हमने कूलर उठा लिया, हमने पंखा उठा लिया, ये सब उसका बंटवारा होता है। तो मतलब कह रहे हैं क्या ये है कि पहले महंगी चीजों का बंटवारा होगा, महंगी चीजों का बंटवारा होगा। ऐसे ही हमारी सेल्स आपने देखी होगी, एक हम बनाते हैं, ये सेल्स है। इस सेल्स के अंदर आपने क्या देखा है, इस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक, न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं कि कंट्रोल सेंटर कौन है, न्यूक्लियस है। उसके भी अंदर कौन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ठीक, ऐसे ही माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनील, इसके अंदर सारे कुछ होते हैं, राइबोसोम, ये सब होता है। तो सबसे पहले बंटवारा किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। फिर उसके बाद में ये साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है। तो इस तरीके से जो है सेल डिवीजन जो है, यानी सेल का विभाजन है, 2 तरीके होता है। एक तो जिसको बोलते हैं, एक को मेरे भाई बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब नाम से ही पता चल रहा है, कैरियस, कैरियस को क्या कहते हैं, इसको मतलब है न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस, इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म। ठीक, यानी साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा। अब समझो कैरियोकाइनेसिस में भी स्टेप आते हैं जो मैंने आपको बताया कि ये यहां पर हम ऐसे दिखा देंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये होते हैं, ये फेज आती हैं। ठीक, इनमें ही धीरे धीरे क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके 2 में चली जाती है। तो इसी में पूछा गया था कि क्रोमोसोमल किस में बेस्ट दिखेंगे। तो मेरे भाई मेटाफेज जो होती है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम बेस्ट दिखते हैं आपको, बेस्ट तरीके से। आप जब माइक्रोस्कोप को देखेंगे तो इसमें क्या है, आपको अच्छे से दिखेंगे, क्योंकि इसमें मेरे भाई क्या होता है, मेटाफेज में आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के ऊपर इन्वलप होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब आप कहें कि दरवाजे ही जो है चले जाएं, तो अब भैया आपके मकान का सब कुछ दिखने लगेगा। तो ये जो है न्यूक्लियस का इन्वेलप होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो हमारा जो है आपके क्रोमोसोम अच्छी तरीके से दिखने लगते हैं, विजिबल हो जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो मेरे भाई ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इज, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंसुलिन,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शर्मानी चाहिए। हम कुछ बता नहीं रहे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि शर्मानी चाहिए? हमेशा क्वेश्चन को याद करके रट करके आपको आना ही नहीं होता है। क्वेश्चन में टेक्निक्स लगानी होती हैं आपको। आपको ये देखना रहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे सही कर सकते हैं। जब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें करके आप पढ़ते पढ़ते आपको नॉलेज हो जाता है तो आप क्वेश्चन को जो है देखते ही उसका आंसर बता देते हैं। उसका रीजन होता है, एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। उस तरीके से जैसे इस क्वेश्चन को मुझे आंसर नहीं आ रहा था तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज ये तो मेरे भाई क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये हार्मोन थोड़ी है। हार्मोन एक ही दिख रहा है, इंसुलिन। तो जब यही हार्मोन है, यही दिख रहा है, इसका ये ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना रहता है, सारे क्वेश्चंस याद नहीं करने रहते हैं, टेक्निक्स भी आपको लगानी रहती है। और ये सारी चीजें हम तब बताते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बताते हैं। क्यों? उसका रीजन है, यहां पर हम क्वेश्चन जो सेट करते हैं, लाते हैं, रखते हैं, उसमें आपको ये मोटो ही रहता है कि आपको डिटेल में थ्योरी कराई जाए। क्वेश्चन तो निकल जाएंगे आपके, और जहां पर लगता है तो मैं आपको बताता भी हूं कि मेरे भाई यहां से एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन आपके सामने बसता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन मेरे भाई क्या है, हार्मोन है। कहां से निकलता है ये हार्मोन? पहले तो ये बताओ, ये हार्मोन करता क्या है? ग्लूकोज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अभी पीछे ही क्वेश्चन में आप करके आए हैं, ठीक। ग्लूकोज को क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। और निकलता कहां है, हमारे अंदर ऐसी संरचना होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, अग्नाशय, ठीक। ये क्या होती है, ये ग्लैंड होती है एक हमारे अंदर, ठीक। ये ग्लैंड होती है, इसी में अल्फा सेल, बीटा सेल ये सारी होती हैं। इनमें से ही बीटा सेल क्या करती हैं, बीटा सेल्स जो है सिक्रीट करती हैं इंसुलिन का, ठीक। बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन को, और ये एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। अब आप एक आया है क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन। एक और होता है सीसीके, सीसीके हो गया, सिक्रेटिन हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। आपको फिर एक क्वेश्चन देते हैं हम कि सीसीके का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। सीसीके का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सीसीके का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो जरूरी है कि हम यहाँ पर क्लास कराएं, आप ईयरफोन लगाएं, बकायदा जो है बढ़िया बैठ के आसानी से आप सुन लिया, सुनने के बाद आपका काम हो गया। मैं सच बताता हूँ आपको, सुनने के बाद आपका कुछ नहीं होगा, ठीक। जब तक आप इस चीज को कॉपी पर एक बार लिखेंगे नहीं या फिर उसको 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको ये लगता है कि जब ये आपको तभी काम में चीजें आएंगी जब आप एक बार सुनने का मतलब ये है कि थ्योरी आपकी सारी कंप्लीट होगी, आपने उसको समझ सुन लिया, इसका मतलब आपको रिकॉल हो गया, चीजें आपको याद हो गई। अभी आपकी थ्योरी ही नहीं आती, आपने फर्स्ट ईयर का ही नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर का ही नहीं पढ़ा, तो डीप जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए जरूर कॉपी में। आगे चलिए, FISH। FISH स्टैंड फॉर, FISH स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है FISH का, तो आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो मैं आपको बताऊं, फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। FISH क्या है पहले तो ये समझते हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं, जो FISH होता है इसका प्रयोग मेरे भाई करते हैं मैपिंग ऑफ जीन में। मतलब मैपिंग ऑफ जीन में इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अगर आपको डिजीज है, ठीक, कोई डिजीज का अगर आपको जीन पता लगाना है, ठीक है, नॉर्मल जीन या फिर डिजीज जीन, नॉर्मल या डिजीज जीन का पता लगाने के लिए मेरे भाई FISH जो एक टेक्निक होती है, फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है। ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है जो आप बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। आपका ये देखोगे तो ये आपका जो है सेकेंड ईयर का, ठीक, 12th की NCERT में आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक। बी ऑप्शन इसका सही है। डिटेल इस पर क्यों नहीं जाएंगे, मैपिंग ऑफ जीन ये सारा कुछ भैया अभी आपके दिमाग से निकल जाएगा, और इतना आपको सीखना नहीं है। साफ बोलते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजों पर हम यहाँ पर मेहनत करेंगे और वही चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आपके भविष्य में एग्जाम में आ जाए।
ठीक। HDL सिंथेसाइज इन, HDL सिंथेसाइज इन कहाँ होता है? लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में, किडनी में। ठीक है, HDL का फुल फॉर्म बताइए पहले। सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही है कि HDL का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में बताइएगा। देखो मेरे भाई, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? HDL। ठीक, नॉर्मल रेंज क्या होती है HDL की? ये भी आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज आप देखोगे तो 30 से 60, 30 से 60। आगे आपको यूनिट मेरे भाई आनी चाहिए, मैं 100 बार बता चुका हूं। आप ये वैल्यू भूल जाइए, आपको यूनिट आनी चाहिए। यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिट के बिहा पर पूछा जाएगा, दिमाग में आप इस चीज को बिठा लीजिए। तो मेरे भाई जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 30 से 60 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, अब आप जानते हैं मेरे भाई कि HDL को एक और नाम से जानते हैं, मतलब इसको और भी कुछ कहते हैं। इसको मेरे भाई कहते हैं कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब इसको क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं? इसको मेरे भाई गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, हमें बचाता है। मतलब इसका रोल होता है कार्डियो प्रोटेक्टिव। ठीक, कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल निभाता है। कैसे? एथेरोस्क्लेरोसिस से और कोरोनरी हार्ट डिजीज से ये क्या करता है? बचाता है। ठीक, और CHD लिख देंगे, कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक, इनसे क्या करता है? ये हमें बचाता है। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? देखो मेरे भाई, जैसे ये आर्टरी है, ठीक, क्या है? आर्टरी है। मान लो कोरोनरी आर्टरी है ये। कोरोनरी आर्टरी कौन होती है? जो हार्ट को क्या करे? ब्लड ले जाती है। ठीक, इस कोरोनरी आर्टरी में अगर मेरे भाई ऐसे एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड हो गया ऐसे, तो आप समझेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो मेरे भाई क्या होगी, ये ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जब हार्ट को कम ब्लड पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप जानते हैं कि काम कैसे करेगा, धड़केगा कैसे? अब जब धड़केगा नहीं, जब दिल ही नहीं धड़क रहा है तो शरीर कैसे चलेगा? ठीक, तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये डिपोजिशन ऑफ लिपिड जो है, डिपोजिशन ऑफ लिपिड हो जाता है किसमें? कोरोनरी आर्टरी में। तो ये जो है गुड कोलेस्ट्रॉल HDL क्या है, इसको होने नहीं देता है। ठीक, इसीलिए इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव बोलते हैं, इसीलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। एक और बात बताओ मेरे भाई, आज तक रेयर ही आपने सुना होगा किसी महिला की जो है हार्ट अटैक से मौत हुई हो। ठीक, या उसका आपने कभी कहीं भी देखे होंगे कार्डियो का हॉस्पिटल हो जिसमें, ठीक, उसमें आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पेशेंट आपको ह्यूमन मतलब मेल मिलेगा। ह्यूमन तो है ही, महिला भी तो ह्यूमन है, मेल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई उसका रीजन है ये HDL जो है, HDL की मात्रा फीमेल में क्या होती है? ज्यादा होती है। किसमें? फीमेल में ज्यादा होती है। और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण महिलाओं में हार्ट डिजीज लेस होती है, कम होती है, लेस प्रोन टू द हार्ट डिजीज जो फीमेल होती हैं। ठीक, ये बात यहां से आप समझ गए तो अच्छा। ये तो भूल ही गए, ये तो बताया ही नहीं, सारा कुछ मैंने बता दिया कि HDL सिंथेसाइज कहां होता है, ये तो नहीं बताया। अब मेरे भाई बताता हूं कि जो HDL है वो सिंथेसाइज कहां होता होगा। समझो, किडनी, ब्रेन, लंग्स। दिमाग ही लगाइए आप कि क्या किडनी में, क्या ब्रेन में, क्या लंग्स में, इनमें क्या HDL जो है सिंथेसाइज होगा? ऑप्शन ही बचता है ए, लीवर ही होगा मेरे भाई जो क्या करेगा, जो HDL की सिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन डीनेचुरिंग, प्रोटीन डीनेचुरिंग एजेंट आर, जो प्रोटीन को डीनेचर कर दे रहे हो। ठीक, अब सबसे पहले यही समझते हैं कि डीनेचरिंग एजेंट कौन कौन से हैं। एल्कलाई है, हीट है, मेटल साल्ट है, या फिर ऑल ऑप्शन है।
पहले तो हमें ये बताइए कि डी नेचर क्या होता है। डी नेचर का मतलब ये होता है कि जो उसका नेचर हो एक्चुअल में, उसको क्या हो, उस नेचर को खत्म कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं डी नेचर्ड। जैसे नेचर, जैसे आप ये समझिए ये माला है, ठीक, ये माला है, ठीक है, पूरा बनाया एकदम बेहतरीन, ये माला है। अब इसको डी नेचर्ड बोल रहे हैं, क्या करें, इस माला को तोड़ दें, बीच से इस धागे को काट दें और ये मोती एकदम अलग हो जाएं, ठीक, ये क्या हो, मोती अलग हो जाएं, तो इस चीज को क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया है, ये डी नेचर्ड हो गया है। क्या हुआ है, डी नेचर्ड हो गया, मतलब जैसा था उसको तोड़ मरोड़ के कर दिया गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी थी अब वो खत्म हो गई, ठीक, इसी को बोलते हैं डी नेचर्ड। ठीक है, अब किसको डीनेचर कर रहे हैं, प्रोटीन को डीनेचर कर रहे हैं, किसको, प्रोटीन को कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रोटीन को डीनेचर करने वाले कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं, किन किन कारणों से जो है प्रोटीन हमारी डीनेचर हो सकती है, आइए समझते हैं। आइए हेडिंग डालते हैं एजेंट, कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, पहले तो बात करेंगे क्या मेथड, ये हो गया फिजिकल, ठीक, फिजिकल एजेंट कौन कौन से होते हैं जो मेरे भाई प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं, ठीक, फिजिकल। अब फिजिकल में भी बात करोगे तो सबसे पहला ही आता है हीट, अगर आपने प्रोटीन को क्या किया, गर्म कर दिया, ठीक है, जैसे ही हीट दे देंगे आप, गर्म कर देंगे, क्या हो जाएगी, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, पहला। दूसरा एक्सरे भी हो सकता है, और तीसरा क्या है, यूवी रेज, या फिर आप एक्सट्रीम सेक कर दें, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी डीनेचर्ड हो जाएगी प्रोटीन। आइए आगे चलते हैं, दूसरा मेथड, दूसरे कौन सा मेथड नहीं, दूसरा एजेंट क्या हो सकता है, जैसे केमिकल, केमिकल एजेंट कौन से हो सकते हैं, केमिकल एजेंट की मेरे भाई बात करेंगे तो एक तो हो गए एल्कलाई एसिड, फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, और उसके अलावा साल्ट ऑफ मेटल, ठीक, साल्ट ऑफ मेटल, जैसे पीबी हो गया, लेड, इनसे क्या होता है, इनसे मेरे भाई प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है। अब ऑप्शन देखो यहाँ पर, ऑप्शन क्या क्या आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन आपको दिख रहा है एल्कलाई, हीट भी दिख रहा है, मेटल साल्ट भी दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो साल्ट ऑफ मेटल लिखा हुआ है, उसके बाद आपको एल्कलाई भी मिल जाएगा, हीट भी मिल जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए, एक्सरे आ जाए, एसिड आ जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाए, कोई भी आपके सामने आ जाएगा, आप मेरे भाई क्वेश्चन को कर देंगे, हमने यहाँ पर आपको थ्योरी भी करा दी, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी अगर आप देखोगे तो कौन कौन हो सकते हैं ये भी आप जान लो, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ईथर दे दे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर होता है, एल्कोहल होता है, इनसे क्या होती है, प्रोटीन हमारी डीनेचर्ड हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, अरे ये थे हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के, कम क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं क्योंकि मेरे भाई ये जो एक्सप्लेनेशन है और आपका जो पढ़ने का तरीका है, आपने बायोकेमिस्ट्री अभी थ्योरी की नहीं है, एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो उस लेवल को देखते हुए, इस चीज को देखते हुए इतनी देर की ही क्लास रखी है ताकि आप इस चीज को समझ पाएं, आप पढ़ पाएं, उसको बार बार रिवाइज कर पाएं। ऐसे ही आपको डेली 9 बजे क्लास मिलती रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप ये नहीं कि एक क्लास किए, 2 छोड़ दिए, 3 किए, फिर छोड़ दिए। मेरे भाई कभी ये मत कीजिएगा, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे आपका बीटीएससी बिहार लैब टेक्नीशियन हो, आरआरबी हो, एमपी ग्रुप 5 हो, एमसीआरई हो, चाहे बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन हो, चाहे मेरे भाई अभी देखोगे राजस्थान एनएचएम का आने वाला है, 15 से 20 दिन रह गए हों, उसके अलावा आप यूपी में देखेंगे पीईटी आ चुका है, और उधर आप जो है हरियाणा में जाएंगे सीईटी आ चुका है, तो आपकी वैकेंसी जो है 2025, जैसा मैंने आपको कहा है कि 2025 में आपकी नौकरी होनी ही होनी है, क्योंकि वैकेंसी भरमार आएगी, और अगर आपने अभी तैयारी नहीं की तो मेरे भाई मौका हाथ से आपसे निकल जाएगा, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे।
उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो उसके अलावा फिर आपको मौका ठेका और संविदा का ही मिलेगा और वहीं तक आप सीमित रह जाएंगे। तो मेरे भाई इस चीज को आप देखते हुए मौका है अभी आपके पास। और आरआरबी की भी आप देखेंगे 2025 में अभी एक वीडियो आपको बना देंगे कि डिटेल में कि कब जो है उसका नोटिफिकेशन आउट होगा, उसका कैलेंडर, क्योंकि आरआरबी का हर साल का आउट होता है अब, और उसमें पहले से ही डिसाइड रहता है कि भाई मेरे नवंबर में पैरामेडिकल की आएंगी और ऐसे ही सारी की एलपी की आएंगी, सब कुछ डिसाइड रहता है। तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट आरआरबी 2025 जो इस साल वैकेंसी आएगी वो कब आएगी, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और उसमें भी हम लोग समझ लेंगे चीजों को। मेरे भाई आपसे एक ये क्वेश्चन है, आप लोग हमें बताइएगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, क्या आप अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं, ठीक है, या आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, कहीं आप अभी प्रैक्टिस मतलब आप काम कर रहे हैं किसी लैब में, या फिर फुल टाइम अपनी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा हमें ये चीज जाननी है कि मेरे भाई जो स्टूडेंट हैं अभी हमारे साथ कैसा जुड़ा हुआ है, फिर आगे हो सकता है हम कुछ आपके लिए सरप्राइज लेके आए और इसका हम पोल भी डालेंगे अभी। तो आप हमें कमेंट में जरूर वहां पर पोल भी टाइप करके बताइएगा कि आप अभी डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है, या फिर कहीं आप जो है जॉब कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपनी स्टोरी, इंस्टाग्राम, चाहे आपका व्हाट्सएप स्टेटस, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग एलटी और डीएमएलटी की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।